मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु, राधे राधे बोलिए। और आज का सेशन हमेशा की तरह, जैसे मैंने कहा था, 2 अक्टूबर का विशेष सेशन। हमारे ये 2 धरती के महान सपूत, आप सामने फोटो देख पा रहे होंगे, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर केंद्रित है। विशेष तौर पे आज का सेशन महात्मा गांधी के ऊपर केंद्रित है। मैंने गांधी के ऊपर लगभग 35 पुस्तकों से ज़्यादा कलेक्शन करके और उनके सारे बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को एकीकृत करके, समेकीकृत करके और एक सिस्टमैटिक ढंग से कई हजार क्वेश्चंस बना दिए हैं। उसमें से आज केवल कुछ ऐसे चुनिंदा सेशन, इस चुनिंदा प्रश्न होंगे जो केवल पीजीटी की परीक्षा के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि केवल पीजीटी की परीक्षा के लिए, टीजीटी की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैंने सामान्य प्रश्नों को शामिल नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, उन सामान्य प्रश्नों को जिन्हें आप अच्छे से हमेशा पढ़ते रहे हैं, उन प्रश्नों को शामिल नहीं किया है। उन सिंगल लाइनर प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की है जिसमें आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। गांधी को समर्पित है और आपके लिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। और शुरुआत ही गांधी के जन्म से हो रही है, देख पाएंगे आप। और वो ये कह रहा है कि गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर यूनेस्को ने किस रूप में मनाने की घोषणा की है। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप डिस्कस किया होगा कभी। मैंने आपको पता होगा, सेवा दिवस, प्रेम दिवस, अहिंसा दिवस या फिर हरिजन उत्थान दिवस। तो इस प्रश्न में आप सही जवाब दे पाएंगे। और यहाँ पर सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। क्लियर हुआ? 2 अक्टूबर गांधी का जन्मदिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न आप देखिए, क्लास में आ चुके होंगे और आपको वो कहानी तो पता ही है कि गांधी के स्कूल में एक बार कुछ इंस्पेक्शन हुआ था और उसमें कुछ लोग आए थे और उनको एक स्पेलिंग बोली गई थी और वो लिख नहीं पाए थे। क्लास के अध्यापक ने उनको इशारा किया कि वो देख के लिख लें। तो देखिएगा, गांधी जब 12 वर्ष के थे और राजकोट के एल्फ्रेड हाई स्कूल में अध्ययनरत थे, उस समय स्कूल के निरीक्षण के लिए आने वाले एक अंग्रेज अधिकारी, जिसके द्वारा बोले गए डिक्टेशन में गांधी कैटल शब्द को ठीक से नहीं लिख सके थे और कक्षा अध्यापक ने गांधी को नकल करने की सलाह दी थी, परंतु गांधी ने अस्वीकार कर दिया था। तो वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे जो निरीक्षण करने के लिए आए थे? इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें सही जवाब है मिस्टर जाइल्स, ए। ध्यान दीजिएगा, इसमें सही जवाब है मिस्टर जाइल्स। ठीक है, वो अंग्रेज अधिकारी जो निरीक्षण के लिए आए थे और कैटल शब्द गांधी लिख नहीं पाए थे। और फिर ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी बात है यहाँ पे, कई बढ़िया प्रश्न अब दिखाई पड़ेंगे आपको 1 बाय 1। गांधी किसके परामर्श पर 1887 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए? किसके सुझाव और किसके परामर्श पर गांधी इंग्लैंड गए? तो उसमें 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, मावजी दवे, पुतलीबाई, करमचंद या फिर कस्तूरबा। कौन है इसमें, बताइए ऑप्शंस। अब ये नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए और यहाँ पर सही जवाब है मावजी दवे। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आपके लिए नए हैं ना, चूंकि सिंगल लाइनर प्रश्नों का जो पैटर्न है पीजीटी और टीजीटी में, मैंने हमेशा कहा है सिंगल लाइनर प्रश्न आते हैं और उसमें 2, 4, 5 प्रश्न हमेशा कठिन होते हैं। तो ये सिंगल लाइनर प्रश्न आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गांधी को इंग्लैंड जाने में इस जैन साधु ने भी सहायता की थी। अब ध्यान दीजिए, मावजी दवे ने परामर्श दिया कि आपको विदेश जाके, इंग्लैंड जाके पढ़ना चाहिए, लेकिन मां पुतलीबाई ने उनको मना कर दिया, बोले नहीं जा सकते। फिर बड़ा विचार विमर्श हुआ और फिर उसमें एक जैन साधु ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने मां पुतलीबाई को इस बात के लिए तैयार किया कि इस बालक को पढ़ने के लिए जाने दीजिए। तो 4 ऑप्शन है, हरिदास सूरी, पद्मजी स्वामी, बेचर जी स्वामी या फिर ध्यान जी स्वामी। तो अब इसमें अगर ऑप्शन आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं, उनका नाम है बेचर जी स्वामी। अब इन्होंने उनकी माँ को समझाया कि बालक होनहार है, इसको पढ़ने के लिए जाने दो।
माँ ने फिर 3 कस्में ली, गांधी से 3 कसम ली कि मांस नहीं खाओगे, वहां पे जा रहे हो, शराब नहीं पियोगे और वहां से शादी करके नहीं लौटोगे। ये 3 कसम दी उन्होंने और तब फिर गांधी वहां से गए। अब अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। लंदन में कानून की शिक्षा देने वाली एक संस्था, गांधी जिसके विद्यार्थी थे वो कौन सी थी? नॉलेज टेम्पल, लॉ टेम्पल, जीसस टेम्पल या फिर इनर टेम्पल? और अगर आपने यहाँ पे नॉलेज टेम्पल लगाया है तो वो गलत हो जाएगा जवाब, और सही जवाब है इनर टेम्पल। तो ये सब प्रश्न अच्छे हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप नहीं अच्छे हो सकते हैं तो आप इसको कम से कम सामान्य अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि गांधी पर कितनी भी बात करी जाए कम है, ठीक है ना? तो हो सकता है एक आध सेशन हम लोग परीक्षा के समय और ले लेंगे। 1891 में गांधी बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंग्लैंड से वापस किस जहाज से लौटे? ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड से वापस किस जहाज से इंडिया लौटे? तो एसएस राजपुताना, ईगल, आसाम या रेड ड्रैगन? तो अगर अब आप जवाब दीजिए, दे पाएंगे। और अगर आपने एसएस राजपुताना यहाँ पर ऑप्शन चुना है तो गलत है और सही जवाब है आसाम। ध्यान रखिएगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी भाग लेने के लिए एसएस राजपुताना जहाज से गए थे। सेकेंड राउंड टेबल, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी इससे इंग्लैंड गए थे। वो कह रहा है कि गांधी कब पढ़ के वापिस आए, किस जहाज से? तो वो नाम है आसाम। क्लियर हो रहा है? मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। और फिर अब देखिए, मुंबई में गांधी के प्रथम मुवक्किल कौन थे, क्लाइंट कौन थे? और अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गांधी वहां से इंग्लैंड से इंडिया आ गए। अब मामला यह है कि उनके प्रथम जो क्लाइंट हैं वो कौन थे? 4 ऑप्शन है, दादा अब्दुल्ला, मेमन तैयब जी, हाजी खान, मम्मी बाई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन चारों सामने दिख रहे हैं, मुझे बताइए, रिप्लाई करिए। मैं समय दे रहा हूं, आज आपको थोड़ा लंबा सेशन होने वाला है। और दादा अब्दुल्ला आपने चुना है तो गलत है, और यहाँ पर सही जवाब है मम्मी बाई। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है, वो उनकी पहले क्लाइंट हैं। और अब देखिएगा, अब गांधी ने खुद लिखा है, नो डाउट इसमें गांधी ही उत्तर आएगा कि किन्होंने लिखा कि अपने पहले मुकदमे की पैरवी के लिए मैं अदालत में खड़ा तो हो गया, परंतु मेरे पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, मुझे तो पैरवी के लिए कोई सवाल ही ना सूझते थे। ये किसने लिखा है? तो नो डाउट अब ये बात गांधी की हो रही है, तो गांधी के पहले मुकदमे की बात है, ये गांधी ने लिखा है। और इसमें सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर है ना? डाउट नहीं होने चाहिए। अब देखिएगा, ये बढ़िया बात है, गांधी के मुवक्किल, अगले मुवक्किल कौन है? वो दादा अब्दुल्ला है। उनकी फर्म का मुकदमा दक्षिण अफ्रीका में कहां पर, किस अदालत में लंबित था? प्रिटोरिया में, नाटाल में, डरबन में या फिर मैरिट्सबर्ग में? तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जवाब दे पाए तो ठीक ही है, बताइए। और ये जवाब गलत नहीं होना चाहिए, और ये है प्रिटोरिया की अदालत में। ध्यान रखिएगा, गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और तभी उनको मैरिट्सबर्ग में रेल के डिब्बे से, प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतारा गया था। ठीक है ना? ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। रेल डिब्बे से उन्हें उतार दिया गया था, उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, इसके बावजूद भी। वो स्टेशन कौन सा था? मैरिट्सबर्ग था। तो कुल मिला के देखते रहिए, प्रश्न लगातार आ रहे हैं इसमें। और फिर आगे देखिएगा, अब मामला ये है कि दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के संदर्भ में गांधी की विशेष भूमिका किस रूप में थी? गांधी की विशेष भूमिका किस रूप में थी? बैरिस्टर की टीम के लीडर के रूप में, फर्म की तरफ से नियुक्त किए गए दुभाषिए के रूप में, बैरिस्टरों की टीम के सीनियर के सचिव के रूप में, या फिर फर्म के विधिक सलाहकार के रूप में गांधी की नियुक्ति किस आधार पे हुई थी? दादा अब्दुल्ला ने उनको किस तरह से हायर किया था? तो ध्यान दीजिएगा, अगर 4 ऑप्शंस, इसमें आप क्या लगाएंगे? और अगर पहला ऑप्शन चुन रहे हैं तो ये गलत है, और अगर आप दूसरा ऑप्शन चुन रहे हैं तो बिल्कुल ठीक चुन रहे हैं, फर्म की तरफ से नियुक्त किए गए दुभाषिए के रूप में, ताकि वो वहां के जो भी मुकदमा जहां पर लंबित था उनको कन्विंस कर सकें, दादा अब्दुल्ला की बात को समझा सकें। बात समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। फिर देखिएगा, ये बढ़िया बात है कि मनसुख लाल नजर, एक प्रश्न ये आया था
कि इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे। तो अवैतनिक संपादक मनसुख लाल नजर थे। ठीक है, अब मामला ये आ रहा है कि इन्होंने इंडियन ओपिनियन कहां से निकाला। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक कहां से निकाला? प्रिटोरिया से, डरबन से, मैरिट्सबर्ग से या फिर नाटाल से? तो मुझे उम्मीद है अगर आप सही कर पा रहे होंगे तो ये जवाब है यहाँ पे डरबन से। बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये सब, ध्यान रखिएगा गलत ना हो जाएं। और चूंकि मनसुख लाल नजर का नाम एक बार पूछा गया है और फिर अब ये बात आ रही है कि जब मनसुख लाल नजर का नाम प्रश्न के रूप में कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, तो अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि जब मनसुख लाल नजर की मृत्यु हो गई तो फिर इंडियन ओपिनियन का जो नेतृत्व है, संपादन है, वो किसके हाथ में आया? गांधी ने खुद संभाला या फिर मैकडोनाल्ड मिस्डिक ने संभाला, कॉलिन बॉक, डेविड थीरो ने संभाला या फिर हर्बर्ट किचन एवं हेनरी पोलॉक ने संभाला? किसने संभाला मुझे बताइए। और फिर यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। क्या आपने पहला विकल्प चुना है? ये गलत है। क्या आपने तीसरा विकल्प चुना है? ये भी गलत है। और वास्तव में सही जवाब है हर्बर्ट किचन एवं हेनरी पोलॉक ने। ये सारे प्रश्न आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप देखिए, फिर बढ़िया बात है, ये भी पता होना चाहिए कि अब इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किन भाषाओं में प्रकाशित हो रहा था। तो अब मामला ये है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किन भाषाओं में प्रकाशित हो रहा था? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी एवं तमिल में, गुजराती एवं अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में या फिर अंग्रेजी, हिंदी एवं उर्दू में? मुझे बताइए इंडियन ओपिनियन की भाषा क्या थी। और मुझे लग रहा है कि आप अंदाजा लगाएंगे और अंग्रेजी में चुन रहे हैं, तो गलत है। अब बताइए, चलिए ऑप्शन मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। और अब देखिए, और अगर अब आप फिर कह रहे हैं कि गुजराती और अंग्रेजी, तो भी गलत है। और सही जवाब है हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और तमिल में। ये ध्यान रखिएगा, तमिल में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में यद्यपि कि तमिल संस्करण निकलना बंद हो गया, ठीक है ना, तो हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और तमिल भाषा में निकलता था इंडियन ओपिनियन। और बाद में ये देखिएगा हिंदी एवं तमिल संस्करण बंद कर दिया गया, फिर वो गुजराती और अंग्रेजी में ही निकलता रहा, ठीक है ना। हिंदी और तमिल बाद में बंद कर दिया गया। और अब अगला प्रश्न है, गांधी पहली बार कब गिरफ्तार हुए? तो ये आपको पता है कि गांधी पहली बार साउथ अफ्रीका में गिरफ्तार हुए। कब? 1906 में, 1922 में, 1908 में, 1912 में। गांधी कब गिरफ्तार हुए? तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में गिरफ्तार हुए थे। 1915 में इंडिया आ गए हैं, तो 1922 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब इन तीन में से कोई एक है और यहाँ पर सही जवाब है 1908। 1908 मुझे लगता है भविष्य में जरूरत पड़ेगी। तो अब गांधी का जो एक स्पेशल सेशन है ना, वो एक आध सेशन और ले लेंगे हम लोग भविष्य में। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पे और एक लेक्चर में ऐसा बड़ा मुश्किल है कि सारी चीजों को विस्तार से डिस्कस किया जाए। और अभी बाद में डिस्कस करते हैं बातों को। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट पढ़ने के लिए किसने दी थी? वो जो पुस्तक है अनटू द लास्ट, वो पुस्तक गांधी को पढ़ने के लिए किसने दी थी? पोलॉक ने दी थी, कॉलिन बॉक ने दी थी, स्वयं जॉन रस्किन ने दी थी, दादा अब्दुल्ला ने दी थी। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अब क्या ऑप्शन लगाएंगे? आपको क्या दिख रहा है? और अगर लग रहा है कि जॉन रस्किन ने दी थी तो गलत है, और वहां पर जवाब है हेनरी एस पोलॉक। ठीक है, क्लियर हुआ? ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक उन्हें पढ़ने के लिए देने वाले कौन थे? तो हेनरी पोलॉक थे। अब देखिएगा, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये पुस्तक किसने लिखी है? अब बताने की जरूरत नहीं है, ये पुस्तक गांधी ने ही लिखी है। अब आपको पता है कि जब गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, तो गोखले ने ही उन्हें कहा, उन्होंने जब गोखले से पूछा कि मैं भारतीय राजनीति में प्रवेश करना चाह रहा हूं, गोखले ने कहा नहीं, अभी आप भारतीय जनमानस से परिचित नहीं हैं, आपको कम से कम पहले 1 वर्ष तक पूरे भारत का दौरा करना चाहिए, आंखें खुली और कान बंद, केवल आप देखिए और यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ के जो लोगों की समस्याएं हैं, उससे रूबरू होइए और तब भारतीय राजनीति में आने का सही समय है।
तो गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना है और वो पुस्तक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु गांधी ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं किसने लिखा, गांधी जी गेहूं का खेत थे और रविंद्रनाथ ठाकुर गुलाब का बाग। बहुत बढ़िया बात है। और वो लुई फिशर की वो जीवनी है, उसमें से ये स्टेटमेंट है कि गांधी जी गेहूं का खेत थे और रविंद्रनाथ ठाकुर गुलाब का बाग। किसने लिखा है? तो अब बता ही दिया मैंने, लुई फिशर। क्या बात है, देखिए मुंह से निकल ही गया कि लुई फिशर की जो पुस्तक है उसमें लिखा है, लुई फिशर ने। ये क्लियर हो रही है बात। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वेब मिलर थे, और स्वदेशी आंदोलन के समय कौन था, मुझे ये बताइए, बता पाएंगे? मैं नहीं बता रहा हूं। और फिर एक अछूत कन्या जिसे गांधी ने अपनी मानस पुत्री घोषित किया, वो कौन थी? दानी बहन, चंपा, लक्ष्मी या फिर सुखना। और मैंने अभी पिछले लेक्चर्स में भी कहीं ना कहीं पर ये प्रश्न डिस्कस किया था, वो थी लक्ष्मी। ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं खराब करना है। और अब मामला ये है कि गांधी के राजनीतिक जीवन पर, गांधी के जीवन पर किनके राजनीतिक दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है? हेनरी डेविड थीरो, लियो टॉलस्टॉय। देखिएगा पहले तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये दोनों विकल्प भी ठीक हैं। आगे देखिए वो कह रहे हैं कि हेनरी डेविड थीरो, तो ये विकल्प भी ठीक दिख रहा है। फिर देखिए यहाँ पे कह रहे हैं हेनरी डेविड थीरो, सिविल डिसोबीडियंस पता ही है, लियो टॉलस्टॉय एंड जॉन रस्किन, अनटू द लास्ट। तो ये तीनों। फिर वो कह रहे हैं कि हेनरी डेविड थीरो, लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन एवं रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। तो यहां पर जो सही जवाब, अगर आपको सी लग रहा है तो नहीं, यहां पर सही जवाब है डी। ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम आपको बढ़िया से पता होने चाहिए। यहाँ पे एक रिमार्क भी है, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गांधी के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक का उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया और वो अनुवाद कहलाता है सर्वोदय। वो कहते हैं कि हमारा कल्याण सभी के कल्याण में निहित है। टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ईश्वर का जो साम्राज्य है वो तुम्हारे हृदय के अंदर ही है। गांधी को टॉलस्टॉय की यह पुस्तक बहुत अपील करती है। और अब अगला प्रश्न आप देखिएगा, बहुत बढ़िया है। गांधी के जीवन पर किन किन पुस्तकों का प्रभाव परिलक्षित होता है? श्रीमद् भगवद गीता बिल्कुल ठीक है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ये भी ठीक है, ये विकल्प भी ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता, सिविल डिसोबीडियंस, ये विकल्प भी ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस अनटू दिस लास्ट, ये विकल्प भी ठीक है। तद अनुसार यहाँ पर सारे विकल्प ठीक हैं और इसके हिसाब से ये विकल्प है उपरोक्त सभी। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे रिप्लाई कीजिए आज भाई बड़ी शिद्दत से। और यहाँ पे फिर से देखिए वो आपके पास एक रिमार्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चूंकि अब गांधी से जुड़े हुए जो उनके आंदोलन है इतिहास की दृष्टि से, उन पर भी अभी हम लोग भविष्य में एक सेशन ले लेंगे। और अभी यहाँ पर केवल वो छोटी छोटी बातें हैं। गांधी के जीवन पर सर्वाधिक किस पुस्तक का प्रभाव पड़ा? गांधी के जीवन पर सर्वाधिक किस पुस्तक का प्रभाव पड़ा? श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, या द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, या फिर अनटू दिस लास्ट। इस चार में से एक बढ़िया ऑप्शन चुनना है आपको और वो है श्रीमद् भगवद गीता। सबसे ज्यादा प्रभाव गांधी के जीवन पर इसी पुस्तक का पढ़ा, श्रीमद् भगवद गीता का। वो कहते हैं मेरे जीवन में जब भी निराशा के बादल छा जाते हैं, मैं श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लेता हूं और तुरंत मुझे रोशनी या प्रकाश मिलता है। ये श्रीमद् भगवद गीता के लिए है। गांधी के जीवन में सर्वाधिक जो, अच्छा ये बताइए, बहुत सारे प्रश्न मिस हो जाएंगे, सामान्य प्रश्नों को मैंने शामिल नहीं किया है। मैं बता रहा हूं कि गांधी का वो प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, या फिर वो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये भजन किसने लिखा है? गांधी को प्रोफेशनल रीडर किसने कहा है? गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा है? गांधी को मलंग बाबा की उपाधि कहाँ मिली? गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी को महात्मा किसने कहा? इन सारे प्रश्नों को मैंने शामिल नहीं किया है क्योंकि ये बड़े कॉमन प्रश्न है और आपको 50 बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए, आपको पता है। फिर भी हम लोग अभी आने वाली जो हम लोगों की टेस्ट सीरीज है उसमें कहीं ना कहीं पर ये सारे प्रश्न शामिल होते रहेंगे। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है कि चंपारण आंदोलन की खबरें
चंपारण आंदोलन की खबरें कानपुर से प्रकाशित होने वाले अखबार प्रताप में छपने के लिए किसने भेजी थी? ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस है, नरहरि पारिक हैं, राजकुमार शुक्ल हैं या फिर महादेव देसाई हैं। ये तो आपको पता है कि महादेव देसाई गांधी के निजी सचिव हैं और जीवन के अंत तक बड़ा लंबा साथ रहा है इनका। तो फिलहाल लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रताप कानपुर से प्रकाशित होता था। किनका समाचार पत्र है प्रताप? मैं नहीं बता रहा हूं, आप बताइए। तो वो खबरें छपनी थी, किसने भेजा था? और अगर फिर यहाँ पर आपने महादेव देसाई को चुना है तो ये भी गलत है, राजकुमार शुक्ल को चुना है तो ये भी गलत है, और वो है पीर मोहम्मद मुनीस। कौन है? पीर मोहम्मद मुनीस। और एक बढ़िया बात मैं आपको और बता दूं, पीर मोहम्मद मुनीस से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आया है। आपको पता होगा कि पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय छद्म नाम से प्रताप समाचार पत्र के लिए चंपारण आंदोलन की खबरें छपने के लिए भेजी थी। ठीक है ना, तो वो इस निक नेम से लिखते थे, छद्म नाम से वो लिखते थे। फिलहाल अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि गांधी के चंपारण दौरे के समय कौन कौन से सहयोगी उनके साथ थे? चंपारण आंदोलन के समय कौन कौन से सहयोगी उनके साथ थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं ब्रज किशोर ये भी थे, नरहरि पारिक एवं जेबी कृपलानी ये भी थे। तो तद अनुसार यहां पर विकल्प आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सेशन कितना लाभप्रद रहा मुझे बताइएगा। और यहां पर एक रिमार्क है, स्क्रीनशॉट लीजिए। गांधी के सहयोगियों को जुडिथ ब्राउन ने सब कॉन्ट्रैक्टर्स की संज्ञा दी है। और फिर ध्यान रखिएगा, उपरोक्त के अलावा और भी लोग थे। कौन कौन था? राजकुमार शुक्ल थे, निम्न श्रेणी के संत राउत एवं खेंडर राय थे, पीर मोहम्मद मुनीस थे, हरबंस सहाय जैसे स्थानीय नेता भी शामिल थे। मतलब बहुत सारे लोगों ने गांधी का साथ दिया था। और अब देखिए अगला प्रश्न, ये कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि चंपारण आंदोलन के समय गांधी के द्वारपाल की भूमिका इन्होंने निभाई थी। वो कौन थे? जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, राजकुमार शुक्ला एवं अनुग्रह नारायण सिन्हा। गांधी के द्वारपाल का मतलब है कि कोई भी जो गांधी तक सीधे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब गांधी का इतना व्यस्ततम शेड्यूल है, तो गांधी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीच में कोई था, नेताओं से मुलाकात करने के लिए बीच में कोई था। ये कह लीजिए कि गांधी और लोगों के बीच में कोई एक मध्यस्थ थे। वो कौन थे? और अगर फिर यहाँ पे राजकुमार शुक्ला को चुन रहे हैं तो गलत है, और वो है आचार्य जेबी कृपलानी। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये सब। ठीक है ना, बढ़िया से करिए। और मैंने आपको सुबह एक बार कम्युनिकेट किया था कि हमेशा मैं आपके पास प्रमाणित स्रोतों से और प्रमाणित पुस्तकों से चीजों को लेके डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। और आज भी उसी श्रृंखला में अगला प्रश्न देख लीजिए। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कौन मौजूद था? तो अब इसमें आप कर लेंगे सही जवाब, और इसमें सही जवाब है एडवर्ड गेट। ये प्रश्न आया है, और इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये प्रश्न पूछा गया है, और पीजीटी और टीजीटी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण में नील कृषकों की दुर्दशा। तो एक बात तो और मैं आपको बता दूं कि नील कृषकों की दुर्दशा पर दीन बंधु मित्रा का एक नाटक है, नील दर्पण। ये भी आपको पता है, नील दर्पण दीन बंधु मित्रा का एक नाटक है। इसका अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्ता ने किया, ये भी पता है। नील कृषकों पर किस समाचार पत्र ने सबसे पहले अपने लेख छापे? वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र है, सोम प्रकाश। क्लियर हो रहा है? अब मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि चंपारण में नील कृषकों की दुर्दशा की जांच के लिए गवर्नर एडवर्ड गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था। वो जांच कमेटी कौन सी थी बताइए? और उसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी थे, कीर्तियानंद सिंह थे, सर फ्रैंक स्लाई थे, डीजे रीड थे। कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें गांधी नहीं है, सदस्य हैं लेकिन वो अध्यक्ष नहीं है, और अध्यक्ष है इस समिति का फ्रैंक स्लाई। जब एडवर्ड गेट पूछा जा चुका है तो हो सकता है कि उस समिति का अध्यक्ष भी पूछ लिया जाए। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारी बातें सामने, स्क्रीनशॉट लीजिए।
फ्रैंक स्लाई मध्य प्रांत के कमिश्नर थे, और सदस्यों में एलसी एडमी, अमावा के राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो फिर कीर्त्यानंद सिंह को शामिल किया गया, डीजे रीड, जी रैनी, महात्मा गांधी। ठीक है, और फिर ये ध्यान रखिएगा दक्षिणी बिहार के बंदोबस्त अधिकारी E.L. टैनर इस कमेटी के सचिव नियुक्त हुए, यानी कि एडवर्ड गेट आपको पता होना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आपको पता होना चाहिए, और इस समिति के सचिव कौन थे, टैनर थे, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? अब देखिएगा फिर वही बात आ गई, यहां पर वही प्रश्न है, थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है, और इसमें सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई, और अभी मैंने बताया आपको टैनर थे, रिमार्क में लिखा हुआ है। अलग से प्रश्न आ जाएगा तब आपके लिए दिक्कत होगी। तो वो फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, परंतु इस चंपारण जांच समिति के सचिव के रूप में किसे नियुक्ति दी गई, तो वो टैनर है। क्लियर हो रहा है? चंपारण किसान आंदोलन का इतिहास किसने लिखा? चंपारण किसान आंदोलन का इतिहास किसने लिखा? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, या फिर पीर मोहम्मद मुनीस? बताइए। ये सब बहुत चुनिंदा प्रश्न है, और अगर आपने यहाँ पर अब पीर मोहम्मद मुनीस को चुना है, तब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल के दौरान गांधी का प्रथम उपवास आमरण अनशन कितने दिनों तक चला था? आमरण अनशन कितने दिनों तक चला था? 21 दिन तक चला था। ठीक है ना? सत्याग्रह के हथियार के रूप में गांधी ने आमरण अनशन या फिर भूख हड़ताल का प्रयोग सर्वप्रथम किस आंदोलन में किया? तो वो अहमदाबाद की श्रमिक हड़ताल है, ध्यान रखिएगा। फिर आप देखिएगा किस राष्ट्रवादी नेता ने ग्राम उद्योग संघ, विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, तालीमी संघ, बेसिक एजुकेशन सोसाइटी और गो रक्षा संघ, काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, या फिर महात्मा गांधी। और बताने की जरूरत नहीं है, ये सेशन केवल गांधी पर फोकस्ड है, तो जवाब अपने आप गांधी हो जाएंगे, तिलक को मत चुनिएगा। आगे चलिए। हरिजन सेवा को गांधी ने माना पवित्र, पवित्र नहीं, अनिवार्य, या फिर गौण? तो ध्यान रखिएगा पवित्र, यहां पर ऑप्शन होगा 31 में ए। अगला क्वेश्चन देखिए। करो या मरो का नारा गांधी ने किस दौरान दिया? बताने की जरूरत नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी ने यह नारा दिया, डू और डाई, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना? और बेहतर है कि डू बिफोर यू डाई, इसके पहले की मर जाएं, जो करना है वो कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न देखिए। गांधी जी का निवास, जिसे हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है, इस आश्रम में स्थित था? सेवाग्राम, साबरमती, कोचरब, या फिर टॉलस्टॉय? तो यहां पर जवाब है साबरमती। ठीक है, मुझे उम्मीद है ठीक चल रहा होगा। और अभी तक 33 प्रश्न हुए हैं, और कितने प्रश्न आपने अब तक इसमें गलत किए होंगे? क्या मुझे लग रहा है 10 के करीब गलत हुए हैं। तो कोई नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। किसने लिखा? महात्मा गांधी सारी मानव जाति की अंतरात्मा के प्रवक्ता थे। किसने लिखा? महात्मा गांधी सारी मानव जाति की अंतरात्मा के प्रवक्ता थे। कॉलिन बॉक, माउंटबेटन, टॉलस्टॉय, जॉर्ज मार्शल। और फिर यहाँ पे अगर आपने टॉलस्टॉय को चुना है तो ये विकल्प गलत है, और यहां पर जवाब है जॉर्ज मार्शल। ठीक हो रहा है? मुझे बताइए। तो अगले प्रश्न को देख लीजिए। गांधी बहुत ऊंचे संत हैं और बड़े ही पवित्र, उन वासनाओं से मुक्त जो मनुष्य में सुप्त पड़ी रहती हैं। गांधी बहुत ऊंचे संत हैं, बड़े ही पवित्र, उन वासनाओं से मुक्त जो मनुष्य में सुप्त पड़ी रहती हैं। ये कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है, लुई फिशर का है, रोमियो रोला का है, या फिर वेब मिलर का है? बताइएगा। और सही जवाब है यहाँ पे
रोम्या रोला। क्लियर हो रहा है? ठीक चल रहा है? इस हो सकता है कि ये सारे प्रश्न आपके लिए नए हों, नोट करिए। और अब देखिए, गांधी की जांच के उपरांत किस डॉक्टर ने सर्वप्रथम उनकी मृत्यु की पुष्टि की? जब उन्होंने गोली लग गई और फिर जब उनकी जांच हुई तो पता लगा कि अब उनका देहावसान हो चुका है, ये किसने घोषणा किया? 4 डॉक्टर्स के नाम है यहाँ पे और उनका नाम है डॉक्टर द्वारका प्रसाद भार्गव। ठीक है, क्लियर हो रहा है? किसने गांधी की हत्या को ईसा मसीह की सूली के समान बताया? आइंस्टीन, चेस्टर वोल्स, पर्ल एस बक या फिर माउंटबेटन? और बढ़िया प्रश्न है, सिंगल लाइनर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन को चुना है तो गलत है और सही जवाब है यहाँ पे पर्ल एस बक। ये सब बढ़िया प्रश्न है और ऐसे विकल्प रखे जाएंगे कि आप वहां पर आकर्षित हों, जबकि जवाब बहुत गंभीर मुद्रा में छुपा हुआ होगा। और अगला प्रश्न आप देख लीजिए, गांधी की एकमात्र बहन जो उनकी मृत्यु के बाद जीवित थी वो कौन थी? और बताने की जरूरत नहीं है, उनका नाम है रलियात बेन, गांधी की बहन। ध्यान रखिएगा रलियात बेन का नाम। आगे देखिए, गांधी ने अपने जीवन में पहली फिल्म कौन सी देखी? और आज इस प्रश्न को गलत मत करिएगा क्योंकि इस प्रश्न को मैंने अभी 3 दिन पहले डिस्कस किया था और यह है मिशन टू मॉस्को। राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है ना? वो बाइस्कोप देखा था उन्होंने, सर पे जो डिब्बा रख के लोग आते थे गांव में। अब गांधी का अंतिम उपवास किस तिथि को प्रारंभ हुआ? गांधी का अंतिम उपवास किस तिथि को प्रारंभ हुआ? 20 सितंबर, 20 सितंबर, 32, 42, 13 जनवरी 1948, 23 जनवरी 1948। और यहां पर अंदाजा मत लगाइएगा, प्रश्नों में तुक्का लगाने की आदत मत रखिए। ये परीक्षा में बड़ा घातक होता है कि हम लोग तुक्का लगा के पढ़ते हैं। और एक बात और है, अभी मैं आपसे एक सेशन ऐसा लेने वाला हूं कि एग्जैक्टली आप कैसे प्रश्नों को हैंडल करेंगे परीक्षा भवन में। बहुत जल्दबाजी में होते हैं आप, जल्दबाजी नहीं करनी है। गांधी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? रोमिया रोला, हेनरी पोलॉक, जे डोक या फिर लुई फिशर? बताइए। और यहां पे सही जवाब है जे डोक। ठीक है, और आगे देखिएगा, गांधी के बचपन के मित्र ऊका का संबंध किस समुदाय से था? गांधी के बचपन के मित्र ऊका किस समुदाय से थे? तो ब्राह्मण थे, मुस्लिम थे, पारसी थे, अछूत थे। और आपको जानना चाहिए अछूत थे। ठीक है, हमारी जीत इसी में है कि हम उसी प्रकार हजारों की संख्या में जेल जाएं जिस प्रकार बकरों को कसाई खाने ले जाया जाता है। स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं। महात्मा गांधी का ये कथन किस आंदोलन से संबंधित है? और आप कर पाएंगे, मुझे लगता है कर पाएंगे। और ये है, गलत मत करिएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन की बात हो रही है। और इसी आंदोलन में गांधी ने कहा था कि अगर हम अंग्रेजों से पूर्णतः असहयोग कर दें तो 1 वर्ष में हमें स्वराज्य आजादी मिल जाएगी। ठीक है ना? तो ये असहयोग आंदोलन का स्टेटमेंट है गांधी का। और फिर देखिएगा, महात्मा गांधी के शुरुआती जीवन में उनको प्रभावित किसने नहीं किया? हेनरी डेविड थीरो ने किया, जॉन रस्किन ने किया, लियो टॉलस्टॉय ने किया। बात सही है एकदम। तो फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने नहीं किया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? और ये प्रश्न आपको पता है और वो घोषणा करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। वो घोषणा करने वाले हैं हमारे जीवन से चारों तरफ अंधकार छा गया है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, गांधी जी अब नहीं रहे, जवाहरलाल नेहरू। यहां पे देखिएगा, ये आपको पता है कि एनजी रंगा ने गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया था। ये तो पता है आपको। क्यों किया था? क्योंकि गांधी के चंपारण आने से उनका व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य दांव पे लग गया था। एक ऑप्शन।
क्योंकि वे गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से बहुत सहमत नहीं थे। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि इस आंदोलन के दौरान गांधी ने एक अंग्रेज फ्रैंक्स लाई की अध्यक्षता में गठित चंपारण जांच समिति की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तीसरा ऑप्शन। चौथा, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान गांधी ने नील कृषकों की मूलभूत समस्याओं जैसे अत्यधिक गरीबी, अत्यधिक लगान एवं ऋण भार पर कोई बात नहीं की और जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के विरुद्ध चुप्पी साध ली थी। इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? दो ऑप्शंस ये हैं, उनका व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य, या फिर गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से असहमति, या फिर गांधी ने जो वो समिति थी उसकी सदस्यता ले ली, या फिर ये चौथा ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि गांधी ने किसानों के मूलभूत जो परेशानियां थी अभी इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की और इसीलिए एनजी रंगा ने इसका विरोध किया। कोई बात नहीं, अभी गांधी इंटर कर रहे हैं भारतीय राजनीति में। एक ही दिन में सारी समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता था। जो उस समय सर्वाधिक समस्या थी वो नील कृषकों वाली, वो तिनकठिया पद्धति, उसे समाप्त करने की बात हो रही थी। तो वो भी एक ही सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, कई साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। वो पहली समस्या जो नील कृषकों की दुर्दशा वाली थी वो दूर होनी चाहिए थी। अब देखिएगा, अब इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चंपारण में आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था, ये पता है आपको। परंतु अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने पत्र लिखकर आमंत्रित किया? यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के लिए गांधी को किसने पत्र लिखकर आमंत्रित किया? अब ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे भैया। इस बात की प्रबल संभावना है कि इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। अनसुईया बेन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबालाल साराभाई या फिर विट्ठल भाई पटेल। और अगर यहाँ पर विट्ठल भाई पटेल को चुना है तो गलत है और सही जवाब है अनसुईया बेन। ठीक है, अनसुईया बेन लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल में कौन किसने गांधी को बुलाया? वो है अनसुईया बेन। ये देखिए, अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने गांधी की शिष्या बनकर सत्याग्रह के समय खेड़ा की यात्रा भी की थी और उन्होंने मजदूरों की दुर्दशा के बारे में पत्र लिखकर गांधी को आमंत्रित किया था। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया जगह से लाए हैं हम लोग ढूंढ के, और आप इतना पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे गांधी की एक बुकलेट 500 क्वेश्चन की आपको उपलब्ध करवा दें, केवल गांधी फोकस, जैसे ही प्रश्न और व्याख्या के साथ, रिमार्क के साथ पूरी व्याख्या। जहां पर वो सिंगल लाइनर प्रश्न है, जहां पर व्याख्या की जरूरत नहीं है वहां पर केवल उत्तर, और जहां पर व्याख्या की जरूरत है वहां पर रिमार्क के तौर पे उसकी पूरी विस्तृत व्याख्या। ठीक है ना? मुझे लगता है गांधी आपके राष्ट्रीय आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन, आपके राष्ट्रीय आंदोलन में यहां से एक प्रश्न तो मिनिमम फिक्स है, और मुझे लगता है गांधी से 2 या 3 प्रश्न आते ही आते हैं। तो अब यह है कि यहां पर फोकस कर लीजिए अपने आप को। इसे देखिएगा, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन की समाप्ति में गांधी एवं मिल मालिकों के बीच किसने मध्यस्थता की और श्रमिकों के लिए 35% वेतन वृद्धि की सिफारिश की, बोनस की सिफारिश की? आनंद शंकर बापू भाई ध्रुव, अंबालाल साराभाई, अनसुईया बेन, मोहनलाल पंड्या एवं शंकर लाल पारिक। अब ये प्रश्न हो सकता है नया हो आपके लिए, अब अंदाजा मत लगाइएगा, अंदाजा तो बिल्कुल मत लगाइएगा। और यहां पर जवाब है आनंद शंकर बापू भाई ध्रुव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि ये सारे प्रश्न आपको कम से कम एक सूचना के तौर पर ही सही पढ़ लेने चाहिए। ये लिखा हुआ है, अंतिम निपटारा गुजरात कॉलेज के उप प्रधानाचार्य आनंद शंकर बापू भाई की मध्यस्थता से संभव हो पाया। ठीक है, ये देखिए, आपको विदित है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। बहुत बढ़िया। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तृतीय सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको सब पता है। आप ये बताइए कि खेड़ा किसान आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? मोहनलाल पंड्या, इंदुलाल याज्ञनिक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। जवाब दीजिए। समस्या इस बात की है, आपने यहां से चुना है तो गलत है। जवाब है
मोहनलाल पंड्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान किसे डुंगली ओबू प्याज चोर की उपाधि मिली? बताने की जरूरत नहीं है, और वही है मोहनलाल पंड्या, जो प्रथम सत्याग्रही थे इस आंदोलन के। ठीक है ना। अब क्यों मिली उन्हें? वस्तुतः गांधी ने, देखिएगा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कहा कि भाई अगर आपके खेतों की कुर्की हो गई है तो कोई बात नहीं, कम से कम अपनी फसल तो काट लीजिए आप जाकर के वहां पे निर्भय होकर के जाइए और फसल काट के लेके आइए। तो पंड्या जी गए वहां पे और उन्होंने प्याज की फसल थी वो काट लाए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तभी उनको ये उपाधि मिली डुंगली ओबू, प्याज चोर की उपाधि मिली उनको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप रिमार्क ले पा रहे होंगे। प्रश्न कैसे हैं बताइए मुझे। और गांधी पर 500 क्वेश्चन, प्रिंटेड बुकलेट पीडीएफ के रूप में ले लीजिए या प्रिंटेड बुकलेट ले लीजिए, अभी भविष्य में आपको हम प्रदान कर देंगे। पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। खेड़ा कृषक आंदोलन के दौरान गांधी के सहयोगी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, हाँ भाई थे। शंकरलाल बैंकर एवं इंदुलाल याज्ञनिक थे। अब इनका तो नहीं पता थे या नहीं थे, लेकिन ये थे। अनुसुईया बेन एवं महादेव देसाई ये भी थे। तो तद अनुसार फिर ये विकल्प आएगा, उपरोक्त सभी थे। खेड़ा कृषक आंदोलन, चंपारण आंदोलन के सहयोगियों को याद करिएगा। अभी चंपारण में भी मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया है। खेड़ा कृषक आंदोलन का इतिहास किसने लिखा? खेड़ा कृषक आंदोलन का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुसुईया बेन, मोहनलाल पंड्या, शंकरलाल पारिख। बताइएगा मुझे, गलत मत करिए। और सही जवाब है यहां पे शंकरलाल पारिख। और गलती से भी मोहनलाल पंड्या को मत चुनिएगा, ठीक है ना। शंकरलाल पारिख ने खेड़ा कृषक आंदोलन का इतिहास लिखा। और सामने जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण आंदोलन का इतिहास लिखा था। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो भाषा थी गुजराती। मूल भाषा है गुजराती। क्लियर हो गया। मूल भाषा है गुजराती, गुजराती में लिखी गई। अब प्रश्न ये आ सकता है कि उसका हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, काशीनाथ त्रिवेदी या फिर प्यारेलाल? बताइएगा। और अगर आपने यहाँ पर महादेव देसाई को चुना है तो जवाब गलत है, और जवाब है यहाँ पे काशीनाथ त्रिवेदी ने हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। तो आप कहेंगे सर हमें तो महादेव देसाई पता है, तो महादेव देसाई भी आपके सामने आ गए। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। क्लियर हुआ? दोनों डाउट्स क्लियर हो गए? ये सब प्रश्न बहुत सटीक और सॉलिड प्रश्न हैं। गांधी ने अपनी आत्मकथा कब पूर्ण की? 25, 35, 42 या फिर 46 में? बताइएगा। गांधी की आत्मकथा कब पूर्ण हुई? तो ध्यान रखिएगा, सही जवाब है 1925 में ही पूर्ण कर दी गांधी ने अपनी आत्मकथा। क्लियर हो रहा है? आगे देखिएगा, ये देखिए लिखा हुआ है 26 नवंबर 1925 को साबरमती आश्रम में गांधी ने अपनी आत्मकथा को पूर्ण कर दिया। आगे देखिए, गांधी ने अपनी आत्मकथा कहां पर पूर्ण की? तो अब बताने की जरूरत नहीं है, साबरमती आश्रम में पूर्ण की। फिर देखिएगा आगे, गांधी की आत्मकथा किस अखबार में क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रकाशित हुई थी? नवजीवन में, यंग इंडिया में, हरिजन में या फिर इंडिपेंडेंट में? और अगर आपने यहाँ पर
यंग इंडिया चुना है तो जवाब गलत है, और यहां पर सही जवाब है नवजीवन। क्लियर हो रहा है? मुझे उम्मीद है काफी चीजें क्लियर हुई होंगी आज आपको। किस मुस्लिम नेता ने गांधी को हिंदुस्तान का एक दलेर नेता घोषित किया? बहुत बढ़िया बात है, हिंदुस्तान का एक दलेर नेता घोषित किया और कहा कि गांधी मुसलमानों को भी उतने ही प्यारे हैं जितने कि हिंदुओं को। मौलाना अब्दुल बारी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली, हसरत मोहानी एवं हकीम अजमल खान। बताइएगा। और इसमें तो आप जवाब अगर मौलाना मोहम्मद अली को दे रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं ये जवाब गलत है, और वो है मौलाना अब्दुल बारी, फरंगी महल मदरसे के उलेमा। मौलाना अब्दुल बारी ने ये घोषणा की थी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मौलाना अब्दुल बारी लखनऊ के फरंगी महल मदरसे में उलेमा समूह के सदस्य थे और अली बंधुओं के धार्मिक गुरु भी थे। बहुत बढ़िया बात है। और फरंगी महल मदरसा भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। गांधी की मृत्यु पर किस अंतरराष्ट्रीय ख्याति लब्ध व्यक्ति ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर भरोसा कर पाएंगी कि हार्ड मांस का एक पुतला जिसका नाम गांधी था शायद ही इस धरती पर कभी चला था? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो मुझे पता है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, और ये अल्बर्ट आइंस्टीन है। वो कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां गांधी के बारे में विश्वास नहीं कर पाएंगी कि कोई व्यक्ति ऐसा कभी धरती पर आया भी था। तो फिलहाल आज के सत्र के समापन की घोषणा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने काफी अच्छी जानकारियां एकत्रित की होंगी। गांधी को लेकर के हम लोग 1 या 2 सत्र अभी और ले लेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, सामान्य प्रश्नों को मैंने शामिल जानबूझ के नहीं किया है। यदि गांधी को लेकर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे भेज दीजिए, हम आने वाले दिनों में इसको शामिल कर लेंगे। तो फिलहाल आज मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।